हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में क्लास नंबर हम लोगों की 2 है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इसके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि हम लोगों की एमसीक्यू की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर कोई मतलब कि शेयर होल्डर है, सब्सक्रिप्शन करता है, मतलब कि हम लोगों के मतलब कि शेयर को क्या करता है, शेयर को मतलब कि लेता है, सब्सक्राइब मतलब कि अपना स्वीकृति देता है, तो उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन पूछा गया है कि कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है हम लोगों का 3 प्रकार का। पहला जो प्रकार है वो हम लोगों का है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का ओवर सब्सक्रिप्शन, और लास्ट नंबर पर लिखा हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे मान लो कि ये कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी ने मान लो कि 1000 शेयर इशू किए। ठीक है, तो 1000 शेयर अगर कंपनी इशू करती है, और मान लो कि पब्लिक इशू करती है 1000, और मान लो कि एप्लीकेशन आई है, मान लो ये आए हैं हम लोगों के 1000। ठीक है, 1000 कंपनी ने इशू की है और 1000 एप्लीकेशन आए, तो ये जो सब्सक्रिप्शन कहलाएगा वो कहलाएगा हम लोगों का नॉर्मल, क्योंकि ये बराबर सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मान लो कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और मान लो एप्लीकेशन आ जाए 1200, तो ये जो 2000 जो बढ़ गए हैं, ये तो जो 200 शेयर, ये तो 200 मतलब कि शेयर बढ़ गए हैं, इनको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और मान लो कि 1000 शेयर इशू किए और 900 आए, तो ये जो 100 घट गए हैं, इनको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग अच्छी तरीके से सब्सक्रिप्शन को समझ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इशूड कैपिटल कितने प्रकार की होती है। इशूड कैपिटल का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है या फिर कहाँ पर लिखा जाता है कंपनी के डॉक्यूमेंट में। कंपनी के डॉक्यूमेंट में इशूड कैपिटल को कहाँ पर लिखा जाता है, इशूड कैपिटल को कहाँ पर लिखा जाता है। पहले क्लास में मैंने अथोराइज कैपिटल को क्लियर किया हुआ था कि अथोराइज कैपिटल को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, और हम लोग इशूड कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, प्रॉस्पेक्टस में। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्री विवरण। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी की इस पूंजी पर स्टाम्प शुल्क या फिर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो आप लोग ये बात याद रखिए कि स्टाम्प ड्यूटी हम लोगों की अथोराइज कैपिटल पर लगती है, क्योंकि यही कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे रजिस्टर्ड और रजिस्टर करवाएंगे तो स्टाम्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टाम्प किस पर लगेंगे, अथोराइज कैपिटल पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉल इन एडवांस। अगर मान लो कि कंपनी, जैसे कि मान लो एक शेयर होल्डर है एक, तो यहाँ लिखते हैं कि एक शेयर होल्डर है, मान लो उसने कंपनी ने उससे एप्लीकेशन की मांगी। ठीक है, उसने दे दी। अलॉटमेंट की मांगे जब, और उसके बाद से फर्स्ट कॉल, तो कंपनी ने जब उससे अलॉटमेंट के मांगे तभी उसने अलॉटमेंट के भी दे दिए, और उसी के साथ उसने फर्स्ट कॉल के, तो जो फर्स्ट कॉल जो है वो कॉल इन एडवांस हो गया। तो कॉल इन एडवांस पूछा है कि क्या है दायित्व, कैसा दायित्व है, तो वो जो दायित्व है वो लायबिलिटी है हम लोगों की, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पूछा जाए कि शेयर के टाइप कितने होते हैं, शेयर के टाइप कितने होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए कि शेयर के टाइप होते हैं हम लोगों के 2। पहला होता है हम लोगों का इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को बोलते हैं हम लोग समता अंश, और पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के वास्तविक स्वामी मतलब कि ओनर, स्वामी को बोलते हैं ओनर, किन अंशधारियों को माना जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का वास्तविक स्वामी मानते हैं, समता अंशधारी जो होते हैं उनको वास्तविक स्वामी मानते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। तो देखो, एक होते हैं हम लोगों के, मैंने आप लोगों को बताया कि 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है हम लोगों का इक्विटी शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट पहले से निश्चित होती है, मतलब कि फिक्स्ड होती है, डिविडेंड रेट फिक्स होती है, और इस पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। अगर मान लो कि कुछ अगर लाभांश बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी के स्वामी होते हैं, और स्वामी जो सबसे लास्ट में इनको जितना भी होता है उतना ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी के समापन पर एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी के समापन पर
पूंजी के भुगतान का अधिकार किन अंशों पर होता है, मतलब कि पूंजी के भुगतान का जो अधिकार है वो हम लोगों का होता है प्रेफरेंस शेयर को। इनको बोलते हैं, इसी चीज़ को बोल सकते हैं, भुगतान को हम लोग बोलते हैं शोधन। ठीक है, तो शोधन किन का होता है? शोधन होता है दो लोगों का। कौन कौन का होता है? या तो पूर्वाधिकार अंशों का, पूर्वाधिकार अंशों का, या फिर एक और होता है ऋण पत्रों का। ठीक है, इन्हें बोलते हैं डिवेंचर और इन्हें बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्वाधिकार अंशों पर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में प्रावधान है। तो बस इतना पूछा गया है कि कंपनी अधिनियम की किस धारा में शोधन के लिए प्रावधान है, किसका? पूर्वाधिकार अंशों का या फिर प्रेफरेंस शेयर का। शोधन को बोलते हैं रिडम्पशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिडम्पशन, और रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस। ठीक है, पैसा वापस करना, इसे बोलते हैं रिडम्पशन। तो इसमें पूछा है कि रिडम्पशन जो है वो किस धारा में प्रावधान है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 55 में ये प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर मतलब कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक एक करके आप लोगों को बताया हुआ है कि संचयी को बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो संचयी पूर्वाधिकार अंश है जैसे, ठीक है, कंपनी को मान लो कि ई कंपनी को 2010 में मतलब कि लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, और डिविडेंड मतलब कि लाभ मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी अपने शेयर होल्डर को। तो ऐसे शेयर जो मतलब कि अगली साल इनका लाभांश दे दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि इनका जो डिविडेंड है वो संचय होकर अगली साल दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं असंचयी। उसके बाद असंचयी मतलब कि इनका लाभांश अगर इस साल दिया तो दिया, नहीं तो अगली साल संचय का कोई प्रावधान नहीं है, अगली साल अगली बार। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील को बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब है इसमें कि प्रेफरेंस शेयर को मैंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर में चेंज कर दिया। ठीक है, एक निश्चित समय में इक्विटी शेयर में चेंज करने का अधिकार अगर है तो वो कहलाएंगे हम लोगों के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर कन्वर्ट नहीं हो तो वो कहलाएंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके बाद होता है शोध। शोध को मैंने आपको बताया शोधन, जिनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद होता है। ठीक है, जिनका भुगतान इन्हें बोलते हैं इन रेडीमेबल। ठीक है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद होता है, मतलब इनका पैसा वापस किया जाता है, तो इन्हें बोलते हैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इनका भुगतान नहीं होता है, मतलब इनका भुगतान बाद में होता है, तो इन्हें बोलते हैं इन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है कि अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। अतिरिक्त लाभ मतलब कि अगर किसी कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ तो इनमें से इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें से इनको क्या हुआ कि दे दिया जाएगा। उसके बाद है कि अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश, चाहे कितना भी हो इनको लाभ नहीं मिलेगा, अतिरिक्त लाभ में से इनको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रकार हैं आप लोगों के, ये प्रकार आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को और भी अंदर मतलब कि इनको और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर के टाइप बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किन अंशधारियों को सभी स्थितियों में मत देने का अधिकार है। तो किन अंशधारियों को, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो अधिकार जो है मत देने का अधिकार, मीटिंग में जाने का अधिकार, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को है, प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता है। उसके बाद है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। जैसे कि मान लो कंपनी का शेयर है, ठीक है, कंपनी का शेयर है 10 रुपये का। ठीक है, अगर आप लोगों को शेयर पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए शेयर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मान लो कंपनी का एक शेयर है 10 रुपये का और कंपनी बेच रही है उसको 12 रुपये में। ठीक है, कंपनी कितने बेच रही है? 12 रुपये में। तो कंपनी जो अधिक पेमेंट ले रही है कितने रुपये का? 2 रुपये का। कितने रुपये का? 2 रुपये का अधिक पेमेंट ले रही है, तो ये जो पेमेंट है वो कहलाएगा हम लोगों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 2 रुपये ज़्यादा दे रही तो कंपनी कहाँ रखेगी इसको? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में कहाँ रखेगी? जाके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में। ठीक है, तो यही पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में कहाँ पर रखा जाता है, तो मैंने आपको बताया रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स, मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल,
किस प्रकार के खाते हैं। तो ये किस प्रकार के खाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, यानी कि हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत खाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी का चार्टर, जो पहले कंपनियां बनती थी वो चार्टर के द्वारा बनती थी। चार्टर जैसे कि आप लोगों ने, जैसे इंग्लैंड से अगर कोई चार्टर आया तो उसको चार्टर बोलते हैं। ठीक है। बहुत से चार्टर आए थे इंग्लैंड से इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो पहले जो कंपनी बनती थी वो कंपनी का चार्टर क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, तो पार्षद सीमा नियम को, इसे हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं, पार्षद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी का समामेलन किसके आधार पर होता है। कंपनी का समामेलन, कंपनी का मतलब कि समामेलन, कंपनी अगर हम लोग बनाते हैं तो कंपनी का समामेलन किसके आधार पर होता है, पार्षद सीमा नियम के आधार पर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी का आमंत्रण पत्र जैसे कि मान लो कोई नई कंपनी बनाई जाती है, एक मैंने कंपनी बनाई नई, ठीक है, अब कंपनी को कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, बहुत से लोगों को आमंत्रण पत्र भेजेगी। अब आमंत्रण पत्र को इनविटेशन बोल सकते हैं। तो कंपनी की भाषा में कंपनी अगर कोई इनविटेशन भेजती है तो इसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है, कंपनी का नाम, कंपनी की बहुत सी जानकारी इसमें लिखी होती हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंपनी का आमंत्रण पत्र। किसे बोलते हैं, क्रय विवरण को आमंत्रण पत्र बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अंशों और ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किसके द्वारा करती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आमंत्रण पत्र किसे बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस को या फिर क्रय विवरण को। तो मैंने आप लोगों को MCQ नहीं कराए हैं, लेकिन मैंने MCQ टाइप के ये क्वेश्चन जो MCQ में पूछे जा सकते हैं मैंने आप लोगों को करा दिए। अगली क्लास मेरी कुछ बहुत जल्दी आएगी, ये क्लास नंबर 2 है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्द बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा। आप लोगों का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।